नमस्कार बच्चों। आसाम बोर्ड क्लास 12 कंप्यूटर साइंस हमारा चैप्टर 1 C++ रिवीजन टूर का ये डे 14 का लेक्चर है। और डे 14 के लेक्चर में हम लोग जो है स्ट्रक्चर टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है वे पहले जाकर के डे 13 का स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देख लें, उसके बाद ही ये डे 14 का लेक्चर को देखेंगे। इस वीडियो का पहला टॉपिक है नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ दो स्टेटमेंट मैंने लिखा है। पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है स्ट्रक्चर डेफिनेशन विद इन अनदर स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर के अंदर अगर किसी दूसरे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना, एक्स वाई जेड नाम का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ ये जो है इस स्ट्रक्चर का डेफिनेशन हो गया। और अगर हम लोग इसी स्ट्रक्चर डेफिनेशन के अंदर कोई और स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए एबीसी नाम का, और इसको हमने इसके अंदर डिफाइन किया, ठीक है। तो आपका जब है इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है, या कह सकते हैं इस प्रकार का जो बनावट होता है जिसमें एक स्ट्रक्चर के डेफिनेशन के अंदर, ठीक है, ये मेरा पहला स्ट्रक्चर है और यहाँ से यहाँ इसका ये डेफिनेशन है। इसके अंदर हमने एक दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या किया है? डिफाइन किया है। तो इसको ही कहते हैं हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक। और जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर है जिसने किसी दूसरे स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर रखा है, ये भी कहलाता है नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो पहला वाला जो पॉइंट था इसको मैंने यहाँ पर ये साधारण सा कोड लिख करके आपको समझा दिया है। रही बात इस सेकंड पॉइंट का, तो इस सेकंड पॉइंट के लिए मैंने प्रोग्राम अभी आगे बना करके रखा हुआ है। आइए हम लोग चल करके इस प्रोग्राम को देखते हैं और इस सेकंड पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं और फिर स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं। मेरे इस स्ट्रक्चर का नाम है एड्रेस, ठीक है। एड्रेस नाम का हमारा जो है ये स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर देखिए, स्ट्रक्चर के जो है मेंबर्स हैं, ठीक है, क्या क्या है? हाउस नंबर है, सिटी है, एरिया है और पिन कोड है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। तो एड्रेस नाम का जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, इसके मेंबर है हाउस नंबर, सिटी, एरिया और पिन कोड। जाहिर सी बात है, एड्रेस में हाउस नंबर होता है, सिटी होता है, एरिया होता है, पिन कोड होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर का डेफिनेशन बंद हुआ। ये जो मेरा पहला स्ट्रक्चर है एड्रेस, इसका डेफिनेशन यहाँ पर बंद हुआ। अब देखिए, इसी प्रोग्राम में एक और स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय नाम का हमारा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है? तो इसमें मेंबर्स देखिए, इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स क्या क्या हैं? इंट, ईएमपी नंबर। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एम्प्लॉय से संबंधित डेटा ही इसके अंदर जो है रखा जाएगा। तो पहला है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नंबर। फिर है कैर नेम 30। यहाँ पर जो है नेम मेरा एक कैरेक्टर एरे है जिसका साइज 30 है, यानी किसी एम्प्लॉय का नाम हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एम्प्लॉय का नाम जो है 30 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा, बेसिकली 29 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अगला देखिए, यहाँ है डेजिग्नेशन, ठीक है। जो भी एम्प्लॉय होगा उसका डेजिग्नेशन होगा, जैसे कि वो अकाउंटेंट है या क्लर्क है, ये उसका डेजिग्नेशन कहलाता है। ये भी हमारा एक कैरेक्टर एरे है जिसमें हम लोग 19 कैरेक्टर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे बोले क्लर्क, अब जब क्लर्क बोलते हैं तो कितना कैरेक्टर है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। जबकि जगह कितने का है? 19 का है। तो डेजिग्नेशन हो गया। उसके बाद देखिए, डिपार्टमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में काम करता होगा। ये भी मेरा एक कैरेक्टर एरे है और इसका साइज कितना है? 20 है। फिर यहाँ पर जो खास ध्यान देना है वो ये, यहाँ पर लिखा गया है एड्रेस। यहाँ पर लिखा गया है ये एड्रेस। अब ये एड्रेस क्या है? तो आपको याद होगा, हम लोग अभी जो है एक स्ट्रक्चर बनाए थे, क्या? एड्रेस नाम का, ठीक है। मैं चीजों को इरेज करके साफ साफ बताता हूँ। ठीक। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? एड्रेस, ठीक। और यही एड्रेस आपको कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ पर। दैट मीन्स कि ये जो एड्रेस है, ये क्या था आपका? ये आपका स्ट्रक्चर था, ठीक। दैट मीन्स ये एड्रेस क्या है? ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक।
और ये जो ए डबल डी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पर इस एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर के अंदर किसी दूसरे स्ट्रक्चर एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, हमने एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर के अंदर किसी दूसरे स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बनाया है। और किस रूप में बनाया है, मेंबर के रूप में। जैसे एम्प्लॉय नंबर एक मेंबर है इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का, नेम भी मेंबर है इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का, डेजिग्नेशन भी, डिपार्टमेंट भी। उसी तरीके से ए डबल डी डी ये भी क्या है आपका, ये भी मेंबर है। ठीक है, ये भी मेंबर है, मेंबर के रूप में है। लेकिन मेंबर के रूप में क्या है, ये मेंबर के रूप में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेंबर के रूप में ऑब्जेक्ट है, और किसका ऑब्जेक्ट है, किसी अन्य स्ट्रक्चर का। तो अभी हम लोग जो सेकंड पॉइंट पढ़ रहे थे ना, सेकंड पॉइंट देखिए मैंने क्या बताया था, स्ट्रक्चर कंटेनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर है जिसने किसी दूसरे स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर रखा है, ये नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाता है। इस कोड में भी देख लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है, इसने अपने अंदर मेंबर के रूप में किसी अन्य स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ये कहलाएगा मेरा नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक, तो इस कोड में आपने देखा एक एड्रेस नाम का स्ट्रक्चर और एक एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर। एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर के अंदर हमने एड्रेस नाम के स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब आगे आइए, ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन। क्योंकि अभी आप एक चीज गौर करना, जब आप यहाँ पर एड्रेस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाए हैं ए डबल डी डी, ठीक है, एड्रेस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाए हैं ए डबल डी डी, तो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का भी तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप। ठीक है, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का भी तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर वही किया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन में देखिए हम लोग एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ई नाम का, कि ई क्या है, ई एक एम्प्लॉय है। अच्छा, अब अगर हम ये बोले कि किसी एम्प्लॉय का, यानी एम्प्लॉय अगर ई एक एम्प्लॉय है, तो उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर होगा, नेम होगा, डेजिग्नेशन होगा, डिपार्टमेंट होगा। हम बोले हाँ, तो नंबर कैसे स्टोर करेंगे, तो हम लोग ई डॉट ई एम पी नंबर। ठीक है, याद रखिए हमने एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट ई बनाया, यानी ई एक एम्प्लॉय है। अगर ई एक एम्प्लॉय है तो उसका नाम होगा, नंबर होगा, तो ई डॉट ई एम पी नंबर। इस प्रकार से हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ई डॉट ई एम पी नंबर 10, तो ई एम्प्लॉय का ईएमपी नंबर में क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमने ये लिखा ई डॉट नेम, ठीक है, कौन सा नेम, ये नेम, और मैंने लिखा इक्वल करके रमेश, ठीक है, तो रमेश स्टोर हो जाएगा। फिर है डेजिग्नेशन, तो ई डॉट ई एक एम्प्लॉय है तो उसका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन बराबर मैंने डबल कोट के अंदर लिखा क्लर्क, ये इसका डेजिग्नेशन हो गया। फिर है डिपार्टमेंट, तो ई डॉट डिपार्टमेंट बराबर हमने यहाँ लिख दिया, डिपार्टमेंट क्या है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। ठीक, अब आता है ए डबल डी डी, तो ई डॉट ए डबल डी डी। अब ए डॉट सॉरी ई डॉट ए डबल डी डी, अब ये ए डी डी क्या है, तो ये ए डी डी एक एड्रेस है। अच्छा, ए डी डी एक एड्रेस है, तो एड्रेस में क्या क्या है, तो एड्रेस में तो हाउस नंबर भी है, सिटी भी है, एरिया भी है, पिन कोड भी है। तो यहाँ पर आपको अगर हाउस नंबर स्टोर करना है तो फिर डॉट लगा करके हाउस नंबर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाउस नंबर बराबर 32। उसी प्रकार से अगर मुझे सिटी स्टोर करना है तो लिखना पड़ेगा ई डॉट ए डी डी डॉट सिटी बराबर, यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया रांची। ठीक है, इस तरीके से। तो आप गौर करना, नेस्टेड स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि ये लाइन पे थोड़ा आप ध्यान देना, ये मैंने यहाँ भी लिख के रखा है, इनपुट कैसे करवाते हो। ई डॉट एडीडी ये एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है, और ये एडीडी जो है ये एड्रेस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है। तो ई एक एम्प्लॉय है, एडीडी मतलब एड्रेस, एड्रेस में क्या, तो डॉट हाउस नंबर। इस प्रकार से आप सी इन यानी इनपुट करा सकते हो, और आउटपुट कराना है तो सी आउट करके सेम चीज को लिख दो आप।
e.add.house नंबर। क्योंकि हम लोग क्लास 11 का ही रिवीजन चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन तब भी मैंने कोशिश की है कि जितना भी मैंने बताया है वो उन स्टूडेंट को भी समझ में आएगा जिन्होंने क्लास 11 नहीं पढ़ा है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा है। तो ये था हमारा नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम लोग ये समझना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर आपसे कहा गया कि एरे ऑफ इंटीजर किसे कहेंगे। ठीक है, एरे ऑफ इंटीजर किसको कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक एरे बना रहा हूं इंट टाइप का, जैसे इंट एक्स, और मैंने यहां लिख दिया 20। ठीक है, तो एक्स मेरा एक एरे है। कैसे एरे है? तो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लिख करके बनाते हैं उसको, हम लोग जो है एरे कहते हैं। ठीक है, तो एक्स एक एरे है, किस टाइप का है? इंट टाइप का है। तो इंट टाइप के एरे को कहेंगे एरे ऑफ इंटीजर। ठीक है, इंट टाइप के एरे को कहेंगे एरे ऑफ इंटीजर। उसी प्रकार से, है ना, अगर मैं ये बोलूं कि एरे ऑफ कैरेक्टर, कि एरे ऑफ कैरेक्टर किसे कहेंगे, तो अगेन यहां एग्जांपल में बताता हूं। कैर डेटा टाइप, एरे का नाम मैंने नेम लिखा और साइज लिख दिया 30। तो ये भी एक एरे है, किस टाइप का? कैर टाइप का। ठीक है, कैर मतलब कैरेक्टर टाइप का, तो कैरेक्टर टाइप के एरे को कहते हैं एरे ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो वही अगर आपसे कहा जाए कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर किसको कहेंगे, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर किसको कहेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर की एक एरे होगा, जैसे मान लीजिए ई नाम का, ठीक है, जिसका साइज 30 है। लेकिन यहां पर क्या लिखें? इंटीजर एरे होता था तो इंट लिखते थे, कैरेक्टर एरे होता था तो कैर लिखते थे। अब ये कहता है एरे ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया हो। अगर आपने एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बनाया हो तो एम्प्लॉय लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये ई एक एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट में इसका साइज लिखा हुआ है 30, और ये जो है एरे का टाइप है। तो अगर किसी एरे का टाइप एक स्ट्रक्चर हो, क्योंकि एम्प्लॉय हमने एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, अगर किसी एरे का टाइप एक स्ट्रक्चर हो तो इसे हम लोग एरे ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज सिंपली एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर टाइप। एरे ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब हो गया एक ऐसा एरे जिसका टाइप क्या हो? स्ट्रक्चर हो, है ना। ई जो है ये एरे है, किस टाइप का है? एम्प्लॉय टाइप का, और एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय एक स्ट्रक्चर है। ठीक, सेम एज इंट एरे, फ्लोट एरे, कैर एरे। जिस प्रकार से इंटीजर एरे होता है, फ्लोट एरे होता है, कैर एरे होता है, उसी प्रकार से हमारा एक ऐसा एरे जिसका डेटा टाइप स्ट्रक्चर हो उसको हम लोग एरे ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्टूडेंट नाम का। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, फिर स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, ओपनिंग ब्रेसेस। फिर हमने स्ट्रक्चर के मेंबर्स यहाँ पर बनाए हैं कि स्टूडेंट है तो उसका एज होगा, उसका हाइट होगा, उसका वेट होगा। एज जो है इंटीजर टाइप का है और हाइट और वेट जो है वो फ्लोट टाइप का है। ठीक, यहाँ पर स्ट्रक्चर का डेफिनेशन बंद हुआ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखा स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट, एसटीडी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट लग गया तो ये एसटीडी क्या कहलाएगा? ये एसटीडी कहलाएगा एरे। और ये किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का है। और स्टूडेंट अपने आप में क्या है? स्टूडेंट अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, तो ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, ये था आपका एरे ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है एरे विद इन स्ट्रक्चर। ठीक है, विद इन का मतलब होता है अंदर, विद इन का मतलब होता है अंदर। तो अगर कोई एरे किसी स्ट्रक्चर के अंदर हो तो इसे एरे विद इन स्ट्रक्चर कहते हैं। कैसे, ये देख लो। पहले तो यहाँ पर डेफिनेशन बताया गया है, अ स्ट्रक्चर कैन हैव एन एरे एज वन ऑफ इट्स एलिमेंट। एलिमेंट बोले या फिर मेंबर बोले, एक ही बात होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर कोई एरे मेंबर के रूप में हो सकता है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर कोई एरे मेंबर के रूप में हो सकता है, इसे ही कहते हैं एरे विद इन स्ट्रक्चर। जैसे यहां देख लीजिए, हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट, है ना। स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है, फिर हमने स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट रखा। अब स्टूडेंट होगा तो उसका रोल नंबर होगा। अब ये सभी क्या है? इधर ये सारे जो हैं, ये जितने भी हैं, ये सभी स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं, या ये कहें ये स्ट्रक्चर के
मेंबर्स हैं। तो इसमें देखिए रोल नंबर तो एक साधारण सा वेरिएबल है, लेकिन नेम एक एरे है और मार्क्स भी क्या है, एक एरे है। तो अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर या एलिमेंट के रूप में एरे हो तो इसे कहते हैं एरे विद इन स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ पर स्ट्रक्चर का डेफिनेशन शुरू हुआ, यहाँ पर बंद हुआ, और हमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट लर्नर। स्टूडेंट मेरा स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है, और ये लर्नर जो हो गया ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। लेकिन यही अगर ऐसा लिखा होता, स्टूडेंट और लर्नर और स्क्वायर ब्रैकेट में 2 3 कुछ भी लिखा रहता है, जैसे 6 लिखा रहता है, तब इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं। ठीक है, तब कहते हैं कि लर्नर क्या है, लर्नर एक एरे है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगा देने से फिर वो एरे कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं था, ये सिंपली मेरा ऑब्जेक्ट है। हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी जानते थे, ये सब चीज करके बैठे बैठे हुए हैं। अब अगला है हमारा पासिंग स्ट्रक्चर टू ए फंक्शन। इसको समझने के लिए आपको जो है फंक्शन क्लियर होना चाहिए। फंक्शन हमने पढ़ रखा है, जिनको फंक्शन क्लियर नहीं है पहले फंक्शन को क्लियर कीजिए, उसके बाद ही ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। पासिंग स्ट्रक्चर टू ए फंक्शन, तो यहाँ पर बहुत डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर आपने फंक्शन समझ रखा है, पहले पढ़ रखा है, तो डिटेल बताने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहा है पासिंग स्ट्रक्चर टू ए फंक्शन, a structure variable can be passed to a function in similar way of passing any argument that is built in data type। कहता है किसी स्ट्रक्चर में, सॉरी, किसी फंक्शन में स्ट्रक्चर पास कराना जस्ट वैसा ही है जैसे आप किसी फंक्शन में इंटीजर पास कराते थे या फ्लोट वैल्यू पास कराते थे या कैरेक्टर वैल्यू पास कराते थे। तो जिस प्रकार से आप किसी फंक्शन में, है ना, फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में किसी इंटीजर वैल्यू, किसी फ्लोट वैल्यू या किसी कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को पास कराते थे, उसी प्रकार से आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी पास करा सकते हैं। अच्छा, फंक्शन को कॉल करने का दो तरीका होता था, आप पढ़ चुके हैं। पहला होता था कॉल बाय वैल्यू मेथड, दूसरा होता था कॉल बाय रेफरेंस मेथड। तो यहाँ भी आप स्ट्रक्चर में या यहाँ भी आप फंक्शन में स्ट्रक्चर को दो तरीके से पास करा सकते हो, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता था, इसका पूरा डिटेल लेक्चर जो है प्रीवियसली हमने पढ़ रखा है फंक्शन नाम के टॉपिक में। तो वहां जाकर के कॉल बाय वैल्यू को आपको समझ लेना है, कॉल बाय रेफरेंस को समझ लेना है। काफी जो है कॉल बाय रेफरेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ठीक है, तो पहले वहां से आपको क्लियर करना होगा। नाउ अगला है टाइप डेफ कीवर्ड। ठीक है, टाइप डेफ कीवर्ड। टाइप डेफ कीवर्ड इज यूज टू असाइन अ न्यू नेम टू एन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। कोई डेटा टाइप पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको अगर आप एक नया नाम दे करके यूज करना चाहते हैं, तो ये काम किसके जरिए होगा, टाइप डेफ के जरिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइप डेफ अनसाइंड इंट। ठीक है, अनसाइंड इंट आपका एक डेटा टाइप होता था, ये हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 या 3 में पढ़े थे। ठीक है, तो अनसाइंड इंट आपका जो है एक डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप का नाम बहुत लंबा हो गया, हम लोग चाहते हैं इसका एक छोटा नाम जो है करें। तो हमने यहाँ पर एक लिख दिया स्पेस दे करके यू इंट। ठीक है, यू इंट। तो टाइप डेफ के जरिए मैं ये बता रहा हूं अपने प्रोग्राम को कि देखो, मैं अनसाइंड इंट की जगह पर अब कहीं यू इंट लिखूंगा, तो कहीं भी अगर मैं यू इंट लिखूंगा तो उसका मतलब अनसाइंड इंट समझ लेना। ठीक है, टाइप डेफ का मतलब ये हुआ कि मैं इस टाइप को डिफाइन कर रहा हूं नए नाम से। तो उसके बाद कहीं भी अगर मैं लिखता हूं यू इंट आई जे, तो इसका मतलब ये आई और जे किस टाइप के वेरिएबल हैं, ये दोनों अनसाइंड इंट टाइप के वेरिएबल हैं, आई और जे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा ऐसे समझ लो। अगर मैंने लिखा टाइप डेफ इंट, ठीक है, राम, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कहीं राम लिखता हूं, राम ए कॉमा बी, इसका मतलब राम का मतलब इंट समझा जाए। ठीक है, टाइप डेफ के जरिए मैं ये कह रहा हूं कि कहीं भी अगर राम लिखते हैं उसका मतलब इंट समझा जाए, तो मैंने इंट को एक नया नाम दे दिया। एक एग्जिस्टिंग डेटा टाइप था, उसको हमने एक नया नाम दे दिया राम। तो कहीं भी अगर मैं लिखता हूँ राम ए कॉमा बी, तो मतलब आप ये समझना कि ए बी जो है ये दोनों इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, ए और बी इंटीजर वेरिएबल है, क्योंकि राम का अर्थ यहाँ पर बताया गया है इंट है।
तो इसी टाइप टेप कीवर्ड की मदद से हम किसी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को एक नया नाम दे करके यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हैश डिफाइंड डायरेक्टिव्स। जिस प्रकार से हैश इंक्लूड आप लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हैश डिफाइंड नाम का भी एक डायरेक्टिव होता है, काम थोड़ा सा इसका अलग होता है। तो हैश डिफाइंड डायरेक्टिव यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट नंबर और माइक्रो और टू रिप्लेस एन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, कि कांस्टेंट नंबर को डिफाइन करना हो तो करते हैं मैक्रो। ठीक है, मैक्रो एक अलग सा चीज होता है। ठीक है, मैक्रो डिफाइन करना होता है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, या किसी इंस्ट्रक्शन को रिप्लेस करना हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जस्ट डेफिनेशन का पार्ट है, आप इसको याद कर लेना। हम लोग यहाँ पर इसको लेकर एक कोड लिखते हैं। हमने यहाँ लिखा है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, आप ये जान रहे हो। फिर हमने यहाँ पर लिखा है हैश डिफाइन, है ना, हैश डिफाइन लिमिट 5। लिमिट 5 इसका मतलब ये हो गया कि कहीं भी अगर मैं लिमिट लिखूं तो उसका मतलब 5 समझा जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिमिट को डिफाइन कर रहे हैं किससे, 5 से, कि कहीं भी मैं लिमिट लिखूं तो उसका मतलब जो है 5 समझा जाए। तो यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक फोर लूप लगा रहे हैं। लूप क्या होता है, इसका सारा प्रोग्रामिंग हम लोग पहले करके बैठे हुए हैं, इसलिए ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लिमिट। लिमिट का मतलब क्या समझा जाए, 5 समझा जाए। ठीक है, तो आई इज लेस देन 5 यानी कि 4 तक चलना है, यानी जीरो से लेकर कहाँ तक चलना है, 4 तक चलना है, आई प्लस प्लस। और यहाँ लिखा हो सी आउट आई, तो आई का वैल्यू 0 होगा। लेस देन लिमिट है कि नहीं चेक होगा, लिमिट मतलब कितना, 5। तो होगा यस, कंडीशन ट्रू, तो आई का वैल्यू 0 प्रिंट करेगा। फिर आई का वैल्यू 1 होगा, लेस देन लिमिट है कि नहीं, तो हाँ है, तो आई का वैल्यू फिर 1 प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, वह 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि हम लोग डिफाइन, है ना, हैश डिफाइन करके हम लोग कांस्टेंट नंबर को डिफाइन कर रही है। इसका प्रोग्राम यहाँ बना हुआ है, देखिए 5 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हम लिमिट नाम से डिफाइन कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैक्रो का अलग प्रोग्राम होगा, है ना। तो ये आपको चूंकि इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मैक्रो या रिप्लेस एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, क्लास 11 के लिए, या आप कह सकते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर के लिए इन चीजों को पढ़ना जरूरी था। 12 के लिए जरूरी नहीं है। 12 के लिए बस इतना जान लीजिए कि हैश डिफाइन है क्या। तो हैश डिफाइन जो है एक डायरेक्टिव है जो ये चीजें करता है। तो बच्चों इस प्रकार से डे 14 आपका खत्म होता है, और खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 1, यानी फर्स्ट ईयर के सी प्लस प्लस का पूरा रिवीजन जो है हम लोगों ने 14 डेज में या 14 क्लासेस में कंप्लीट किया। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा, वो अगला चैप्टर आपके फाइनल ईयर कोर्स का चैप्टर होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि ये चैप्टर भी फाइनल ईयर के लिए नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर भी आपको फाइनल ईयर के लिए पढ़ना है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ये क्लास 11 का या फर्स्ट ईयर का पूरा रिवीजन था। इसके बाद जो अगला चैप्टर शुरू होगा, ठीक है, वहां से आपको सी प्लस प्लस में थोड़ा सा टफनेस यानी थोड़ा कठिनाई आगे बढ़ेगा। इसलिए सबसे मैं यही कहूंगा कि डे 1 से डे 14 तक जितना जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया है सबको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तभी इसके आगे के सारे लेक्चर्स आपको समझ में आएंगे। तो बच्चों आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के बीच ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।